एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपनी सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं वे पूरी लगन, निष्ठा और विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये सभी वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो। यदि ये सभी वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और साथ ही आप सभी कृपा करके इसे अपने भाइयों, बहनों एवं दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सके। आगे हम समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में एक घनाकार ब्लॉक दिया गया है, अर्थात एक घनाकार आकृति दी गई है और घनाकार आकृति के ऊपर जो एक फलक है उस फलक से अंदर की ओर काट करके एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है और उस अर्धगोले का व्यास घन के किनारों के बराबर है, तो हमें शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए आगे हम चलते हैं, इसका सलूशन निकालते हैं। एक्सरसाइज 30.1 का क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक घनाकार ऐसे ब्लॉक है, ठीक है, और इसके किसी एक फलक को अंदर की ओर से अर्धगोले के रूप में काटा गया है, ठीक है, केवल एक फलक को। जैसे कि ब्लॉक है मान लें। अब एक फलक कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि एक तल मान लो ऊपर वाला या नीचे वाला मान लो इस तरह से है, ऐसे है मान लो, ठीक। ये ऊपर वाला अगर सतह है तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि इसकी जो ब्लॉक दिया है, इस ब्लॉक के ऊपर वाला जो सतह है उस सतह पर उसके भुजा के बराबर की दूरी की व्यास लेकर के, मैंने उसके भुजा के बराबर की दूरी का क्या है, व्यास है, और उसी व्यास के बराबर जो है एक अर्धगोलाकार गड्ढा काटा गया है। जैसे यहाँ से अब इसमें से अर्धगोलाकार गड्ढा काटेंगे तो ये तो व्यास हो गया हमारा, तो यहाँ से ऐसे जो है ये ऊपर वाला भाग जो है इस तरह से इसमें से काट के निकाल दिया गया है। आई बस समझ में। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके ऊपर एक फलक को अंदर की ओर से काटकर, जो एक फलक है इसके अंदर की ओर से क्या किया गया है, काटा गया है, और काट करके एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, ठीक है। इस गोले का जो अर्धगोला जो बनाया गया है इसका व्यास अर्धगोले के एक भुजा के बराबर है, यानी घन के किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा बचेगा उसे हमें ज्ञात करना है। तो क्या बचेगा, अब इसमें जैसे दे रहा है कि ये तो घन है, घनाकार डिब्बा है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, तीनों दी गई है, ठीक है, और तीनों दी गई है, तो बीच में से एकदम उसकी एक भुजा के बराबर क्या किया गया है, गोला, अर्धगोला काट करके उसमें से निकाल दिया गया। ये बीच वाला जैसे मान लो एक पार्ट है, तो इनके सभी भुजा को छूते हुए ऊपर गोलाकार भाग दिखाई देगा, ठीक है, और ये नीचे गहराई तक जो है पूरा क्या किया गया, अर्धगोले के रूप में काटा गया है। ये अर्धगोले के रूप में नीचे क्या किया गया है, काटा गया। तो जब ऐसे कटेगा तो जैसे क्या होगा कि जो हमारा घन है, घन के तो हम जानते हैं कि ये घन में 6 पृष्ठ होते हैं, बताया गया ना। तो घन के 6 तलों का क्षेत्रफल तो हमें निकालना ही है,
और 6 तलों का क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या करेंगे, जब एक पृष्ठ पर काटा गया है तो इसका एक पृष्ठ क्या होगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इस गड्ढे के रूप में काट के निकाल दिया गया है। और जब काट के निकालेंगे तो उस पृष्ठ पर एक किस तरह से आकृति बनेगी, ऐसे अर्धगोले का, तो ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो आएगा उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यही हमको काम करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे अर्थ माना, इसमें घन की भुजा के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो माना घन की भुजा बराबर ए है। हम घन की भुजा क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। माना घन की भुजा ए है, इसीलिए घन का संपूर्ण पृष्ठ, अब घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो घन का संपूर्ण पृष्ठ हम बताए थे 6a²। अगर भुजा ए है तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया, 6a², क्योंकि इसमें 6 तल होते हैं। हम 6 तलों का क्षेत्रफल निकाल दिए। अब क्या किया गया, हम क्या बताएं कि एक पृष्ठ पर गोलाकार भाग काट करके निकाला गया है और इसकी भुजा के बराबर, माने घन के एक किनारे के बराबर, अर्थात घन की एक भुजा के बराबर व्यास मान करके अर्धगोला बनाया गया है। तो हम लिखेंगे चूंकि अर्धगोले का व्यास क्या है, घन की भुजा के बराबर है, तो अर्धगोले का व्यास d बराबर क्या होगा, a होगा, क्योंकि जितनी भुजा होगी वही अर्धगोले का क्या है, व्यास। दिया गया ना, ये किताब में दिया प्रश्न में। अब अर्धगोले का व्यास दिया है तो इसलिए अर्धगोले की हम त्रिज्या निकालें। अर्धगोले की त्रिज्या, इसको r से कहते हैं। r क्या होगा, a/2, ठीक है, जो भी इकाई हो, सेंटीमीटर और मीटर जो भी है कोई भी इकाई ले सकते हैं। तो अर्धगोले की त्रिज्या हो गई r बराबर a/2। a अगर व्यास है तो त्रिज्या हो गई a/2। अब एक भाग चूंकि ऊपर वाला काट के गोलाकार निकाल दिया गया है, तो जब गोलाकार भाग को निकालेंगे तो अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालो। अर्धगोले का ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऊपर वाले भाग का केवल हमें निकालना है, पूरा अर्धगोले का नहीं, केवल ऊपरी वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, πr², यहाँ पाई को पाई रहने दें और r की जगह पर लिखेंगे a/2 का होल स्क्वायर। और a/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, a का स्क्वायर होगा a², a/2 का वर्ग क्या होता है 4, कितना पाई हो जाएगा। ये अर्धगोले का ऊपरी पृष्ठ है, तो ये तो निकल गया। अब साथ में इसमें से जो पूरा पृष्ठ है इसमें से इसको घटाएंगे, जोड़ेंगे क्या, ये जो वक्र पृष्ठ है इस वक्र पृष्ठ को जोड़ेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। आगे बात समझ में, यहाँ पर हम लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, देखे हम बताए थे गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है 4πr², और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या आधा पृष्ठ उसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2πr², यहाँ 2πr², तो 2 गुणे पाई का मान यहाँ पर पाई रहने दें, और r² दिया तो r की जगह पर क्या रखेंगे a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 पाई गुणे a² का मान a² ही होगा, अब बटे 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो 2 से यहाँ कटा देंगे तो 2 दूनी 4, यानी ये मान आपका आ गया पाई a²/2, पाई a²/2 आ गया समझ में। ये आ गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब पूछा है जब निकालने के बाद, यानी अर्धगोला निकालने के बाद हमको कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, घन के शेष भाग का या शेष पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है।
देखें, इसको मिटाते हैं। अब हम लिख रहे हैं इसलिए अर्धगोला काटने के बाद घन के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर। अर्धगोला जब घन में से काट देते हैं तो उसके काटने के बाद शेष भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या कहते हैं कि पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ पहले उसमें लिखेंगे, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a²। अगर नहीं काटा गया है तो उसमें से ऊपर वाला चूंकि एक किनारे के बराबर गोला काटा गया है, तो अर्धगोले के एक पृष्ठ जो आएगा, अर्धगोले का ऊपरी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है a² π/4, ये उसमें से घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा a²/4π। ये क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। और जो हम जोड़ेंगे तो जो वक्र पृष्ठ आएगा एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये जुटेगा क्या, हमारा जुट जाएगा कि πa² बटे 2 हमारा जुट जाएगा। अब इसी को हल कर देना है, तो हल करेंगे तो लसा हो जाएगा 4 को 4, यहाँ 4 7 24 a², अब माइनस यहाँ पर 4 से 4 कट गया तो a² π चाहे πa² ले लीजिए। यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया, 2 बार जाएगा तो 2πa² हो जाएगा। अगर सुनिए यहाँ पर 4 + 4 तो 4 से 24 a², 4 से 4 कटेगा तो एक ही होगा, तो केवल πa² हो गया। यहाँ प्लस है तो प्लस, 2 दूनी 4, 2 बार में कटेगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2πa² होगा। ठीक। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर 24 यहाँ लिखे, यहाँ 24a² तो रहेगा ही। यहाँ देखिए 2πa² में 1 2πa² घटा दे, सजाती है ना, 2πa², देखो πa² यहाँ भी है, लेकिन ये प्लस में 2 है, यहाँ माइनस में 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस πa² यहाँ पर बच जाएगा। अब बटे क्या है, 4। अब इसमें से जो कॉमन मिले कॉमन ले लें, तो दोनों में a² दिख रहा है, ठीक है, तो दोनों में क्या करेंगे, a² कॉमन ले लें। भाई 4 तो बटे में दिया ही है, सबका बटे होगा। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसमें बचेगा 24 और इसमें क्या बचेगा, पाई। यही हमारा आंसर है। आया समझ में? फिर से ध्यान दे क्या करना है। सबसे पहले क्या किए हैं, घन की भुजा दिया गया है, घन की भुजा दिया गया है तो हम संपूर्ण पृष्ठ निकाल दिए। ठीक, अगर नहीं काटा जाता तो संपूर्ण पृष्ठ इतना होता। ठीक, लेकिन एक अर्धगोले के व्यास के बराबर काटा गया है। अब जैसे कि ये घनाकार आकृति है और ऊपर भी जब गोलाकार काटेंगे तो ऊपर वाला गोल भाग और नीचे जो है ये गोल भाग जो है एक पूरा अर्धगोलाकार भाग ऐसे काटा गया है, निकाला गया है। ठीक है, इसमें निकाल के बाहर कर दिया गया है। तो देखिए ऊपर वाला तो एक गोल भाग कट के निकल जाएगा, इसीलिए लिखे अर्धगोले की त्रिज्या व्यास दिया है कि a है, यानी घन की भुजा के बराबर है, तो त्रिज्या उसकी आधी हो गई। और अर्धगोले का यहाँ वक्र पृष्ठ का ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले हैं तो πr² होगा, क्योंकि ऊपर वाला भाग क्या है, वृत्ताकार है। ठीक, तो πr², पाई r का मान a/2 का होल स्क्वायर, तो a²/2 हो गया। इतना पाई जो भी हो वर्ग इकाई, ये हमारा आएगा ये अर्धगोले का ऊपरी पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ जो भाग हम काट के निकाले हैं, ये भाग हमारा इसमें बचा रह जाएगा, वैसी आकृति बन जाएगी कटा हुए भाग के रूप में। यू की आकृति जो है अर्धगोलाकार ऐसी बन जाएगी उस घन के भीतर। तो इसका हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे अर्धगोले का। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr²। तो 2 गुणे पाई, r का मान a/2 का होल स्क्वायर, तो a²/4, 2 से कटा दिए 4 को 2 बार में, तो πa²/2 है। अब अर्धगोला काटने के बाद घन के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल था 6 तलों का, उसमें से ऊपर वाला ये वृत्ताकार भाग पहले हटा देंगे और एक
जो वक्र पृष्ठ है इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, लॉस ऑफ 4 निकाले हैं, यहाँ 4 छक 24 होगा, यहाँ 4 से 4 कटेगा एक बार में तो a स्क्वायर पाई होगा, यहाँ 2 दूनी 4, 2 से गुणा करेंगे तो 2 पाई a स्क्वायर, इसमें से इसको घटा दिए तो 2 पाई a स्क्वायर में 1 पाई a स्क्वायर घटा दिए तो 1 पाई a स्क्वायर बचा है, और दोनों में a स्क्वायर दिख रहा है, कॉमन होगा, a स्क्वायर दोनों में कॉमन निकाल दिए है, तो यहाँ बचा है 24 और यहाँ बचा है पाई, 24 प्लस पाई। अब तो सबको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है तंबू का निचला भाग बेलन के आकार का है। ठीक है, नीचे वाला भाग बेलनाकार है और ऊपर के, इसके ऊपर जो है एक शंकु अध्यारोपित है, अध्यारोपित है माने इसके ऊपर एक शंकुआकार आकृति डाली गई है। ठीक, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दिया है 2.1 और 4 मीटर, यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया है 2.1 मीटर, ये 2.1 मीटर जो है इस बेलनाकार भाग की यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई है। ठीक है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 2.1 मीटर और इसका व्यास दिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये व्यास हुआ, ये दिया है 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक के व्यास दिया है 4 मीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर, ये तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर, ये तिर्यक ऊंचाई है शंकु की। और तो इस तंबू को बनाने में कुल प्रयुक्त कैनवस का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि तंबू को बनाने में कुल कितना कैनवस लगा है, यानी तिरपाल से बनाई गई है तो उस तिरपाल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसकी लागत बताना है कि उसको खरीदने में कितना खर्च आएगा। तो देखिए तंबू को जब बनाएंगे तो इसका, अरे बीच वाला भाग तो खाली रहेगा, इसके बेलन के वक्र पृष्ठ निकाल लें और शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल दें, दोनों जोड़ दें, बस यही काम करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि बेलन का नीचे वाले भाग की बेलन का व्यास दिया है, बेलन का व्यास d बराबर दिया है 4 मीटर, कि बेलन का व्यास दिया है तो हम बेलन की त्रिज्या निकाल लें, तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या r बराबर क्या होगा, इसका आधा 4/2 यानी बराबर 2 मीटर, ये दिया ना। बेलन का ऊंचाई और व्यास दिया था, तो व्यास दिया है 4 मीटर तो उसकी त्रिज्या हो गई बेलन की 2 मीटर, ये आधी दूरी है, ये आधी दूरी यहाँ से यहाँ तक की हो गई 2 मीटर। ठीक, और जितना बेलन की त्रिज्या होगी वही शंकु की भी त्रिज्या होगी, क्योंकि उसी के ऊपर अध्यारोपित है, बेलन के ऊपर ही शंकु अध्यारोपित है, इसलिए शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के समान होगी, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो बेलन की त्रिज्या मालूम हो गई और बेलन की ऊंचाई भी दिया है बेलन की ऊंचाई, इसको हम व्यक्त करते हैं यच से, और यच बराबर कितना दिया है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर के दिया है बेलन की ऊंचाई। अब त्रिज्या ऊंचाई दिया है तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, क्योंकि तंबू केवल वक्र पृष्ठ वाले भाग पर ही लगा है, ऊपर तो ढकने के लिए शंकु बनाया गया है। ठीक है, तो केवल वक्र पृष्ठ निकाल लें। अब लिखेंगे इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई RH, ये बताया है बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH। फार्मूला याद रखेंगे बिल्कुल जब भी,
अब देखिए केवल इसमें हमको मान रखना है 2 पाई का मान है 22/7, आर का मान देखिए यहाँ पर दिया है 2 और यच का मान दिया है 2.3। अब इसको कटा दें 7 से 7 3 21, लेकिन 0.3 क्योंकि यहाँ दशमलव लगा है, ठीक है, तो 0.3 बार में कटेगा। अब क्या करेंगे, गुणा कर देना है। तो देखो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 88 में हमको 3 का गुणा करना है। तो 3 बटे 24 और 3 बटे 24 2 26, 2 से 64 आएगा और एक अंक के पीछे यहाँ दशमलव है तो तुम भी यहाँ लगा देना। इतना मीटर का स्क्वायर हो गया केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, निकल गया हमारा। आया समझ सबको? ये हो गया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, शंकु के हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दें केवल, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी, वह भी बेलन की त्रिज्या के ही बराबर होगी क्योंकि इसी के ऊपर अध्यारोपित है। तो क्या होगा, शंकु की त्रिज्या भी हो जाएगी 2 मीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम व्यक्त करते हैं एल से। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया है एल बराबर 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। अब हम क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालें। और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, ये शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला है, पाई आर एल। आ गया समझे? तो पाई का मान फिर रख दें 22/7, आर का मान दिया है 2 और एल का मान दिया है 2.8। अब इसको भी सॉल्व करना है, सॉल्व करके दिखाएं। तो 7 चौक 28, 0.4 बार में कट गया, गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 8 से इसमें गुणा कर दे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 170, 176 होगा और एक अंक के पीछे दशमलव, तो 17.6 मीटर का स्क्वायर, 17.6 मीटर का स्क्वायर। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठ निकाले हैं 26.4 और शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल दिए 17.6 और इन दोनों के वक्र पृष्ठ को जोड़ देंगे तो पूरे तंबू का या पूरे तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसलिए तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ धन शंकु का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ आया है 26.4, नीचे हम लिख रहे हैं 26.4 और धन शंकु का वक्र पृष्ठ आया है 17.6, 17.6। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 हो गया 10, 7 6 12, 7 6 13, 1 14 हो गया और 2 1 3 1 4, यानी 44 मीटर का स्क्वायर, यानी 44 वर्ग मीटर हो गया तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमारा एक आंसर ये याद आएगा। अब दूसरा पूछा है कि 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास की लागत बताना है। 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत कितना है, 500 रुपये है। तो हम लिखेंगे इसलिए कैनवास का लागत मूल्य बराबर, तो लागत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर पर 500 रुपया खर्च होता है तो 44 वर्ग मीटर पर कितना खर्च होगा, 44 से गुणा कर दें, 44 × 5 ये आएगा इसमें रुपया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 44 से गुणा करेंगे, देखें 5 चौक के 20, 5 चौक 20 2
22 और 3 को जीरो लगा देंगे, 2 को जीरो और बढ़ा देंगे तो 22,000 रुपया जो है ये हमारा कैनवास की लागत हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? पहला ये भी आंसर बताना था कि 44 और दूसरा बताना था कि कैनवास की लागत मूल्य यानी उसको खरीदने में कितने रुपए खर्च होंगे। तो अब तो सबको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल के, बेलन की ऊंचाई भी दी गई है तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, क्योंकि तंबू के बनाने में बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ ये हमको निकालना है। तो हम क्या किए हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ निकाल दिए हैं और शंकु की त्रिज्या, चूंकि बेलन की त्रिज्या के ही बराबर होगी क्योंकि बेलन के ऊपर ही शंकु अध्यारोपित है तो दोनों की त्रिज्या क्या होगी, समान होगी। तो 2 मीटर इसकी त्रिज्या है और तिर्यक ऊंचाई दिया है शंकु का 2.8 मीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ पाई आरियल ये 17.6 निकाले हैं और हम बताए हैं कि तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 26.4, शंकु का वक्र पृष्ठ 17.6, इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो 6 7 13 1 14 और 2 1 3 1 4 44 वर्ग मीटर जो है एक आंसर हमारा आ जाएगा। ये भी आंसर है। दूसरा पूछा है कि कैनवास की लागत मूल्य बताइए 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो 1 वर्ग मीटर का दाम कितना हुआ, 500 रुपया। तो कुल 44 वर्ग मीटर का दाम कितना होगा, उसमें गुणा करेंगे तो 5 चौक के 20, 5 चौक के 20 22, 2 जीरो बढ़ा देंगे यानी 22,000 रुपया हो गया। तो यहाँ पर हमको 2 आंसर लिखना है। एक हमको आंसर मालूम हो गया कि 44 मीटर का स्क्वायर और दूसरा आया रुपया में रुपया 22,000। ठीक है, ये दोनों आंसर हमको बताना है।